जरा इस तस्वीर को देखिए। पहली नजर में शायद लगे कि ये कोई खूबसूरत डिजाइन है, लेकिन ये सिर्फ सजावट नहीं है। असल में ये धागों में बुनी गई एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है, जिसमें कला, संस्कृति और इतिहास की न जाने कितनी परतें छिपी हैं। तो चलिए आज इन्हीं धागों के सफर पर निकलते हैं और भारतीय हाथ की कढ़ाई की शानदार दुनिया को समझते हैं। लेकिन इतिहास में जाने से पहले एक नजर आज पर डालते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 2.2 अरब डॉलर। पता है ये क्या है? ये वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है। मतलब ये जो सदियों पुरानी कला है ना, वो आज भी कितनी पावरफुल और आर्थिक रूप से जरूरी है। तो इस कला की आत्मा को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, वहां जहां इसका पहला टांका लगा था। जरा सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कारीगर कपड़ों पर डिजाइन बना रहे थे। हमारे कहानी की शुरुआत समझ लीजिए वहीं से होती है। और सिर्फ यही नहीं, हजारों साल बाद लिखे गए ऋग्वेद जैसे हमारे पवित्र ग्रंथों में भी सोने की कढ़ाई वाले कपड़ों का जिक्र है। मतलब ये कला हमेशा से बहुत कीमती मानी गई है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने इस कला को कह सकते हैं कि आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वो दौर था मुगलों का, मुगल स्वर्ण युग, जब कलाकारी को मिला शाही दरबारों का साथ। तो मुगलों ने किया क्या? उन्होंने इस कला को एक बिल्कुल नया लेवल दिया। अकबर जैसे बादशाहों ने तो देश के सबसे बेहतरीन कारीगरों के लिए शाही वर्कशॉप्स तक बनवा दी। और इसी दौर में जरदोजी, मतलब सोने चांदी के तारों का वो बारीक काम, और चिकनकारी जैसी नाजुक स्टाइल सामने आई। और उनके डिजाइन्स, उनमें प्रकृति के लिए उनका प्यार साफ झलकता था। खूबसूरत फूल, बाग, चहचहाते पक्षी, ऐसा लगता था मानो रेशम और मखमल पर इन्हें जिंदा कर दिया हो। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। मुगल काल ने इंडियन एम्ब्रॉयडरी के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उनकी वो कला, वो बारीकी आज भी दुनिया भर के डिजाइनर्स को इंस्पायर करती है। हाँ, लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ शाही महलों और दरबारों की नहीं है। असल कहानी तो भारत के कोने कोने में बुनी जा रही थी। हर इलाके ने अपनी अलग पहचान को धागों में पिरोया। चलिए इस रंग बिरंगी दुनिया की एक झलक देखते हैं। ये कला कितनी अलग अलग हो सकती है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो स्टाइल हैं। देखिए, एक तरफ है लखनऊ की चिकनकारी, सफेद कपड़े पर सफेद धागे का काम, ऐसा लगता है जैसे कोई शांत कविता हो। और दूसरी तरफ पंजाब की फुलकारी, जिसका मतलब ही है फूलों का काम। ये तो जैसे रंगों और खुशियों का एक जश्न है। दोनों हैं तो कढ़ाई, पर देखिए दोनों की रूह, उनकी कहानियां कितनी जुदा हैं। और ये सफर यहीं नहीं रुकता। अब यहां देखिए, गुजरात की कच्छ कढ़ाई, इसमें आपको गहरे रंग, शीशे का काम और ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखेंगे। ये वहां की बंजारा संस्कृति की कहानी कहते हैं। और दूसरी तरफ है पारसी गारा। ये कला चीन से भारत आई थी। इसमें पक्षी, फूल, यहां तक कि पूरे पूरे सीन ऐसे बुने जाते हैं जैसे कपड़े पर कोई पेंटिंग बना दी हो। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। जैसे दक्षिण में कर्नाटक की कसूती है, जिसके टांके दोनों तरफ से एक जैसे दिखते हैं। पूर्व में बंगाल की कांथा, जिसमें पुरानी साड़ियों पर पूरी पूरी कहानियां बुंदी जाती हैं। हर स्टाइल की अपनी एक अनोखी विरासत है। और अच्छी बात यह है कि अब इन्हें जीआई टैग जैसी पहचान भी मिल रही है। लेकिन इस शानदार सफर में एक बहुत मुश्किल दौर भी आया, जब औपनिवेशिक शासन के दौरान ये कला अपने वजूद के लिए लड़ने लगी। और इसके पतन के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। पहली, ब्रिटेन की मिलों से आए सस्ते मशीन से बने कपड़ों ने भारतीय बाजारों को भर दिया। दूसरी, राजा महाराजाओं की ताकत कम हुई तो कारीगरों को जो शाही मदद मिलती थी वो भी खत्म हो गई। अब अपनी कला को जिंदा रखने के लिए कारीगरों को अपने सदियों पुराने मुश्किल डिजाइन्स छोड़कर आसान और जल्दी बनने वाला काम करना पड़ा। नतीजा, कई पीढ़ियों की विरासत और उनकी रोजी रोटी दोनों खतरे में पड़ गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगने लगा कि ये कला धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाएगी। कारीगरों के हाथ थम से गए थे, उनकी कला का कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। और आज़ादी के बाद इस राष्ट्रीय खजाने को फिर से जिंदा करने की कोशिशें शुरू हुईं। तो इसे दोबारा जिंदा करने के लिए कई लेवल पर काम हुआ। सरकार ने 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड जैसी संस्थाएं बनाई ताकि कारीगरों को सपोर्ट मिल सके। जीआई टैग्स ने अलग अलग इलाकों की कला को कानूनी सुरक्षा दी। हमारे फैशन डिजाइनर्स ने इस पारंपरिक कला को रैंप पर उतारा, उसे एक नया मॉडर्न चेहरा दिया।
और साथ ही पूरी दुनिया में हाथ से बनी सस्टेनेबल चीज़ों की जो डिमांड बढ़ी, उसने भी भारतीय कढ़ाई के लिए नए दरवाजे खोल दिए। लेकिन आखिर में इस कला को बचाने का असली श्रेय तो उन लाखों कारीगरों को जाता है जिन्होंने पीढ़ियों से इस हुनर को अपने हाथों में जिंदा रखा है। उनकी मेहनत, उनकी लगन, वही इस परंपरा की असली जान है। तो आज भारतीय हाथ की कढ़ाई सिर्फ एक गुजरे जमाने की विरासत नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा, लगातार बदलती और बढ़ती हुई कला है। ये लाखों लोगों के लिए रोजगार का एक अहम जरिया है, जो हमारी परंपरा को आज की दुनिया से खूबसूरती से जोड़ती है। तो आखिर में एक सवाल है हम सबके लिए। आज के इस तेज रफ्तार, फास्ट फैशन की दुनिया में हम हाथ से बुनी गई इन कहानियों, इन परंपराओं को कितना महत्व देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कला की असली कीमत और इसके